Good evening, friends. Today we discuss about management of LBW babies. एक LBW बेबी का मैनेजमेंट या केयर किस तरह से की जाती है, इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है एक LBW बेबी। तो सबसे पहले जो हम LBW बेबी बोल रहे हैं उसके बारे में पता कर लें, जान लें कि LBW बेबी कौन से होते हैं। तो वे न्यूबॉर्न जिनका एट बर्थ पर वेट कितना होता है, लेस देन 2.5 kg। अगर न्यूबॉर्न का वेट लेस देन 2.5 kg है एट बर्थ, तो वो कौन से बेबी होंगे, लो बर्थ वेट बेबी। अब इसके लिए क्या क्या रीजंस हैं, कौन से बेबी हैं या कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से बेबी लो बर्थ वेट हो सकता है। तो सबसे पहला रीजन है, जो मोस्ट कॉमन रीजन है, वो होता है प्री मैच्योरिटी या कह सकते हैं प्री टर्म बेबी। डेवलप्ड कंट्री में जो मोस्ट कॉमन रीजन है LBW होने का, वो क्या है, प्री मैच्योरिटी। इसके अलावा जो दूसरा रीजन होता है वो होता है आपका IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन या रेस्ट्रिक्शंस, या कह सकते हैं इसको हम SGA, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज के बारे में हम लास्ट वीडियो में, जो हमारा पार्ट 1 था रिवीजन का, उसमें डिस्कस कर चुके थे। कौन से बेबी होते हैं SGA, जिनका बर्थ वेट एंड गेस्टेशनल एज चार्ट पर जो प्लॉटिंग होती है लेस देन 10th परसेंटाइल के नीचे होती है। 10th परसेंटाइल, बिलो लेस देन 10th परसेंटाइल अगर बर्थ वेट है अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज, तो वो कौन से बेबी होते हैं, हमारे स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। इसका ही एक टाइप है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस। तो ये जो रीज़न है वो है LBW बेबी होने के। इसके बाद में हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाई LBW बेबी। जो LBW बेबी हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो क्या होती है, तो वो होती है शकुंतला हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाई ए LBW बेबी। अब हाइपोथर्मिया के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक न्यूबॉर्न का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है न्यूबॉर्न का, रूपा को पता होगा, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर रूपा तो ये भी नहीं जानती तो फिर तू कुछ नहीं जानती। तो तुझे पता होना चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है न्यूबॉर्न का, 36.5 डिग्री से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करें हम हाइपोथर्मिया की, तो देखिए हाइपोथर्मिया को 3 कैटेगरी में या 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले स्टेज है हाइपोथर्मिया की, वो होती है कोल्ड स्ट्रेस। कोल्ड स्ट्रेस, इसमें कितना होता है टेम्परेचर, 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर बेबी का टेम्परेचर है तो वो कोल्ड स्ट्रेस की कंडीशन होती है। और इसके अंदर जब आप बेबी को टच करके देखोगे, टेम्परेचर चेक करोगे, तो बेबी का जो ट्रंक है या सेंट्रल जो बॉडी पार्ट है वो तो रहेगा वार्म, एंड बेबी के जो एक्सट्रीमिटीज हैं, एक्सट्रीमिटीज कैसे देखने को मिलेंगे, कोल्ड। ये कंडीशन होती है हमारी कोल्ड स्ट्रेस की। जो नंबर 2 हाइपोथर्मिक कंडीशन है वो होती है मॉडरेट हाइपोथर्मिया। मॉडरेट हाइपोथर्मिया के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड, या बोल सकते हैं 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस रेंज के बीच में न्यूबॉर्न का टेम्परेचर है तो वो होता है मॉडरेट हाइपोथर्मिया। इसके अंदर आपको न्यूबॉर्न की होल बॉडी कैसी मिलेगी, देखने को कोल्ड मिलेगी। नंबर 3 जो स्टेज है हाइपोथर्मिया की, वो होती है सीवियर हाइपोथर्मिया। सीवियर हाइपोथर्मिया में लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर है न्यूबॉर्न का, तो क्या कंडीशन है, वो सीवियर हाइपोथर्मिया। इसके अंदर भी क्या मिलेगा, होल बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न कोल्ड मिलेगी, सीवियरली कोल्ड मिलेगी, होल बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न। तो ये है हमारी स्टेजेस ऑफ हाइपोथर्मिया। अब हम जब बात करते हैं LBW बेबी के बारे में, तो देखिए वाई LBW बेबी लो बर्थ वेट बेबी इज मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया। तो क्या मतलब है इसका, कि जो LBW बेबी हैं वो नॉर्मल वेट वाले बेबी की तुलना में क्यों ज़्यादा हाइपोथर्मिक होने के प्रोन होते हैं, हाइपोथर्मिक होने के चांस होते हैं LBW बेबी के। तो देखिए
जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं एलबीडब्ल्यू में, देखिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो होती है इसकी एक्सटेंसर पोजीशन। एक्सटेंसर पोजीशन, देखिए जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होता है, टर्म बेबी होता है, उसकी टोन कैसी होती है, गुड टोन होती है, उसके अंदर जो पोजीशन होती है उसकी वो होती है यूनिवर्सल फ्लेक्शन, पोजीशन ऑफ यूनिवर्सल फ्लेक्शन, ये होती है नॉर्मल पोस्चर ऑफ ए न्यूबॉर्न। अब जो बेबी एलबीडब्ल्यू है मीन्स जो बेबी प्रीटर्म है, प्रीटर्म बेबी के अंदर टोन क्या मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी। टोन डिक्रीज होने की वजह से क्या मिलेगा, एक्सटेंसर पोजीशन, और एक्सटेंसर पोजीशन होने की वजह से क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा, बॉडी का सरफेस एरिया ओपन होगा, तो क्या होगा, हीट का लॉस ज़्यादा होगा। इसके बाद में जो नंबर सेकंड कंडीशन है एलबीडब्ल्यू बेबी के अंदर वो होता है उनका ग्रेटर हेड सरफेस एरिया। जब हम प्रीटर्म बेबी के हेड का जो सरफेस एरिया है उसको अदर बॉडी पार्ट के सरफेस एरिया से जब तुलना करते हैं तो वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। अब ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हीट का लॉस सरफेस एरिया जो हेड का है उससे ज़्यादा होगा। नंबर थर्ड वो है आपका लो ब्राउन फैट स्टोरेज। कम वजन के बच्चे के अंदर जो ब्राउन फैट है वो क्या है, कम मिलेगी, स्टोरेज उसका कम मिलेगा। अब ब्राउन फैट कम होने से क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन डिक्रीज, हीट प्रोडक्शन। हम आगे डिस्कस करेंगे कि न्यूबॉर्न के अंदर जो हीट का प्रोडक्शन है ब्राउन फैट से होता है, उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्यों न्यूबॉर्न बेबी हाइपोथर्मिया के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, लो ब्राउन फैट स्टोरेज, जिसकी वजह से हीट का प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। एंड अगला जो रीज़न है वो है परमिएबल स्किन। जितना ज़्यादा बेबी प्रीटर्म होगा या कहें जितनी कम गेस्टेशनल एज होगी न्यूबॉर्न की, उसकी स्किन उतनी ही ज़्यादा परमिएबल होगी। एंड स्किन परमिएबल होने से और स्किन के नीचे ब्राउन फैट कम होने से क्या होगा, हीट का लॉस ज़्यादा होगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से एलबीडब्ल्यू बेबीज में हाइपोथर्मिया होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करें न्यूबॉर्न में सबसे ज़्यादा हीट लॉस कहाँ से होता है, तो वो होता है मोस्ट कॉमन जो पार्ट है या एरिया है हाइपोथर्मिया का या टेम्परेचर लॉस होने का, हीट लॉस होने का मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ हीट लॉस। न्यूबॉर्न की बॉडी में जो सबसे ज़्यादा हीट लॉस होती है वो कहाँ से होती है, न्यूबॉर्न के हेड से। रीज़न वही है उसका ग्रेटर बॉडी सरफेस एरिया, जो मीन्स कहें जो न्यूबॉर्न का हेड का सरफेस एरिया है वो अदर बॉडी पार्ट से ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हेड से हीट लॉस ज़्यादा होता है। अब न्यूबॉर्न्स के अंदर हीट लॉस किस किस वे में हो सकता है, किस किस तरीके से हो सकता है, वो कुछ टाइप्स हैं या मोड्स हैं, मेथड्स हैं हीट लॉस के, मोड्स ऑफ हीट लॉस इन ए न्यूबॉर्न। राजा राम समझ में आ रहा होगा भाई, स्पीड ठीक चल रही है ना, चलो ठीक है। तो देखिए जो मोड्स ऑफ हीट लॉस हैं वो होते हैं चार। न्यूबॉर्न के अंदर चार तरीके से क्या हो सकता है, हीट का लॉस हो सकता है। उसमें जो नंबर वन है हमारा वो क्या है, कन्वेक्शन। देखिए कन्वेक्शन का मीन्स क्या है, जब भी फ्री एयर करंट या फ्री एयर बॉडी न्यूबॉर्न की बॉडी से छूकर निकलती है तो क्या करती है, न्यूबॉर्न की बॉडी से हीट को लेकर जाती है। मान लीजिए यहाँ से ठंडी एयर आई और न्यूबॉर्न की बॉडी से टच होकर निकलेगी तो वो क्या होगी, वार्म होकर निकलेगी। मीन्स न्यूबॉर्न की बॉडी से क्या होगा, उसने हीट को ले लिया। तो इस तरह से क्या होगा, हीट का लॉस होगा बाय कन्वेक्शन मेथड, हीट लॉस बाय एयर करंट। एयर की वजह से जो हीट लॉस हो रही है वो हो रही है आपकी कन्वेक्शन मेथड के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा हीट लॉस का मेथड है वो है रेडिएशन, नंबर सेकंड। देखिए रेडिएशन में किस तरह से होती है, जो न्यूबॉर्न के आसपास में चारों तरफ जो दीवार हैं, जो वॉल हैं, उन वॉल की तरफ रेडिएशन के थ्रू क्या होता है, न्यूबॉर्न की बॉडी से हीट का लॉस होता है। वॉल, ये वॉल क्या है, अगर मान लीजिए कोल्ड वॉल हुई तो इन वॉल की तरफ क्या होगा, हीट का लॉस बाय रेडिएशन, हीट लॉस बाय रेडिएशन टू कोल्ड वॉल।
जो आपका न्यूबॉर्न एरिया है, सराउंडिंग्स हैं, लेबर रूम हुआ या एनआईसी हुआ, अगर उसकी वॉल कोल्ड है तो उसमें क्या होगा, हीट का लॉस होगा बाई रेडिएशन मेथड। उसके बाद में जो हमारा थर्ड मेथड है वो है एवापोरेशन। देखिए, जब एवापोरेशन के बारे में बात करते हैं तो ये एक नेचुरल मेथड है जो होना ही होना है, मीन्स एवापोरेशन होना ही होना है, होता ही होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इनवाइटेबल टाइप ऑफ हीट लॉस। इनवाइटेबल टाइप ऑफ हीट लॉस कौन सा है हमारा, एवापोरेशन, मीन्स कि जो होता ही होता है, मीन्स इसको हिंदी में जैसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, तो क्या है, एवापोरेशन हीट लॉस। नंबर फोर्थ है जो हमारा वो है कंडक्शन। कंडक्शन में किस तरह से हीट लॉस होता है, देखिए, जब भी आप बेबी को किसी भी कोल्ड सरफेस पर रखोगे, मान लीजिए कोई कपड़ा है, किसी कपड़े में आप बेबी को रिसीव कर रहे हो, अगर वो कपड़ा ठंडा है, वो क्लोथ ठंडा है, या टॉवल में ले रहे हो, वो टॉवल ठंडी है, या किसी बिस्तर पर बेबी को लिटा रहे हो, अगर वो बेड बिस्तर कोल्ड है, तो डायरेक्ट टच होने से जो हीट का लॉस हो रहा है वो किस मेथड से हो रहा है, कंडक्शन मेथड से। बेबी लूज हीट बाय कांटेक्ट ऑफ कोल्ड सरफेस। कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आने से न्यूबॉर्न की स्किन से जो हीट लॉस होता है वो होता है आपका बाय कंडक्शन मेथड। अब देखिए, इन जब चारों मेथड में से हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है, तो देखिए, जो मोस्ट कॉमन मेथड एट बर्थ विच हैज़ टू हैपन, जो होता ही होता है, अभी हमने बात की थी एवापोरेशन, इसे क्या बोला जाता है, इनवाइटेबल टाइप ऑफ हीट लॉस। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप मेथड एट बर्थ है वो होता है आपका कौन सा, एवापोरेशन। इसकी लैंग्वेज पर ध्यान रखना बेटा। देखिए, मोस्ट कॉमन मेथड एट बर्थ विच हैज़ टू हैपन, वो कौन सा होता है हमारा, एवापोरेशन। एंड सेकंड क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ हीट लॉस इमीडिएट आफ्टर बर्थ। जस्ट इमीडिएट आफ्टर बर्थ जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो क्या होता है हमारा, रेडिएशन। रेडिएशन टाइप ऑफ हीट लॉस क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ हीट लॉस इमीडिएट आफ्टर बर्थ। पन्नाध्याय समझ रहे होंगे आप। तो देखिए, अब इसके बाद में हम बात करेंगे सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि न्यूबॉर्न के अंदर किस तरीके से हमारा हीट का प्रोडक्शन होता है। देखिए, जो इमेज हमने रखी है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस इमेज के बारे में। जो ये पॉलीथीन रैप किया गया है बेबी को चारों तरफ से, ये क्यों किया गया है, ये एक्चुअली किया जाता है एवापोरेशन को बचाने के लिए, एवापोरेशन को कम करने के लिए बेबी को पॉलीथीन रैप किया जाता है। इसके अलावा ये देखिए किससे प्रिवेंट कर सकता है, जब फ्री एयर आएगी, कोल्ड एयर आएगी बेबी की बॉडी से, तो स्किन को टच करके नहीं निकलेगी, तो ये किससे बचाएगा, कन्वेक्शन से भी बेबी को प्रिवेंट करेगा। तो इस तरह से बेबी को रैप किया जाता है पॉलीथीन रैप के अंदर टू प्रिवेंट एवापोरेशन। मेनली इवापोरेशन से प्रिवेंट करता है, इवापोरेशन और कन्वेक्शन मेथड ऑफ हीट लॉस। इससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है पॉलीथीन रैप। अब हम बात करें सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। तो देखिए, जो न्यूबॉर्न के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है वो होता है आपका सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन बाय नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस। मींस न्यूबॉर्न के अंदर जो हीट का प्रोडक्शन होता है वो मेथड कौन सा है, नॉन सीवरिंग मेथड। अब जब नॉन सीवरिंग मेथड के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है कि न्यूबॉर्न के अंदर जो हीट का प्रोडक्शन होता है वो होता है फैट से, और फैट भी कौन सी, ब्राउन फैट। ये ब्राउन फैट की लोकेशन क्या क्या होती है, जब लोकेशन के बारे में बात करें हम कि कहाँ कहाँ मिलती है ब्राउन फैट, तो देखिए क्या मिलेगी, ये नेप ऑफ नेक, गर्दन के नीचे, फ्लैंक रीजन्स पे, इसके अलावा एक्सिलरी रीजन्स एंड ग्रोइन रीजन्स। इन रीजन्स पे क्या मिलता है, इसका स्टोरेज होता है ब्राउन फैट का। तो देखिए, जब हम ब्राउन फैट की एंड वाइट फैट या वाइट एडिपोज टिश्यू की कंपेयर करते हैं तो किस तरह से इनमें डिफरेंस होता है, वाइट एडिपोज टिश्यू, वाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज
टिश्यू। देखिए जब हम वाइट एडिपोज टिश्यू को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है किसका, वाइट एडिपोज टिश्यू का। वहीं ब्राउन फैट जो ब्राउन फैट है या एडिपोज टिश्यू है उनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं इस तरह से। अब मान लीजिए हम किसी एक मॉलिक्यूल को लें, तो इस एक मॉलिक्यूल के अंदर जब हम बात करें या डिफ्रेंशिएशन करें हम वाइट का एंड ब्राउन फैट का, तो ब्राउन फैट के अंदर क्या मिलता है, मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रियाज। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसमें पावर जनरेट होगा, जो एटीपी का क्या होगा फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ ज़्यादा होता है, ब्राउन फैट के अंदर। दूसरी जो चीज़ है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा किस में मिलते हैं, ब्राउन फैट के अंदर, नंबर 1। नंबर 2 जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा, कि मोर इनर्वेशन मीन्स जो नर्व की सप्लाई है, नर्व सप्लाई वो किस में ज़्यादा होती है, ब्राउन फैट के अंदर ही नर्व की सप्लाई ज़्यादा होती है। एंड जो नंबर 3 डिफरेंस है वो क्या है, मोर वैस्कुलर मीन्स जो ब्लड की सप्लाई है, ब्लड सप्लाई वो कहाँ ज़्यादा होती है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू है उनके अंदर। वाइट एडिपोज टिश्यू की बजाय हमारी जो ब्लड की सप्लाई है, जो नर्व की सप्लाई है वो ज़्यादा होती है, और क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं ब्राउन फैट के अंदर। तो इन वजह से क्या होता है, ब्राउन फैट है वो हीट का जनरेशन करता है। अब देखिए किस तरह से हीट का जनरेशन होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है फैट के अंदर, देखिए क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है पहले तो वो देखना ज़रूरी है हमें। कालूराम हार्ड तो नहीं हो रहा ज़्यादा, चलो कोई ना, आ जाएगा समझ में, धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहे हैं हम। अगर फिर भी आपको लग रहा है तेज़ है तो स्लो कर लेंगे, नहीं तो आप वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो कर लीजिए। तो चलिए डिस्कस कर रहे थे हम कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है हमें, देखिए ब्राउन फैट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले फैट का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। उसके बाद में ऑक्सीडेशन के बाद में क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन। पहले क्या होगा, फैट का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद में क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन। एंड फॉस्फोराइलेशन से क्या बनता है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है बाई ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन फॉलो बाई फॉस्फोराइलेशन। अब इस जो प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस होती हैं, इन दोनों को क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में पहले क्या होता है, फैट का ऑक्सीडेशन, उसके बाद में क्या होता है, फॉलो बाई फॉस्फोराइलेशन, उससे क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए कोई भी न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न के अंदर क्या होगा, न्यूबॉर्न क्राई किया या न्यूबॉर्न मूवमेंट करता है। न्यूबॉर्न के क्राई करने से या मूवमेंट करने से क्या होता है, न्यूबॉर्न में हीट का प्रोडक्शन बढ़ता है। अब देखिए कोई भी बच्चा न्यूबॉर्न है वो हाइपोथर्मिक कंडीशन में जाएगा, मीन्स सबसे पहले क्या होगा, कोल्ड स्ट्रेस की कंडीशन में जाएगा। कोल्ड स्ट्रेस, भाई जब नॉर्मल टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा तो पहली जो स्टेज आएगी वो कौन सी आएगी, कोल्ड स्ट्रेस की। अब कोल्ड स्ट्रेस की कंडीशन में आते ही क्या होगा, न्यूबॉर्न के अंदर सिंपैथेटिक सर्ज होता है। सिंपैथेटिक सर्ज, इस सिंपैथेटिक सर्ज में क्या होता है, रिलीज ऑफ कैटाकोलेमाइंस। कैटाकोलेमाइंस का रिलीज होता है, और उसमें जो मेन कैटाकोलेमाइंस अपनी जो रोल इंपॉर्टेंट है जिसका, वो होता है आपका नॉर एपिनेफ्रिन। जो मेन कैटाकोलेमाइन यहाँ पे जो अपनी भूमिका, अपना जो रोल प्ले करता है वो होता है नॉर एपिनेफ्रिन। ये नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है, क्या रोल है इसका, ये इनहिबिट करता है कपलिंग रिएक्शन को, इनहिबिट।
इनहिबिट कपलिंग रिएक्शन, मीन्स अनकपल कर देगा। ऑक्सीडेशन तो होगा लेकिन ऑक्सीडेशन फॉलो नहीं होगा किससे, फॉस्फोराइलेशन से। यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, नॉरएपिनेफ्रिन क्या करेगा, जो कपलिंग रिएक्शन हो रही है ऐसे लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन, और मान लीजिए ये क्या है, फॉस्फोराइलेशन। तो क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेशन होने से रोक देगा, इनहिबिट करेगा, इनहिबिट फॉस्फोराइलेशन, या इसको बोल सकते हैं हम अनकपलिंग। अनकपलिंग होने से क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन एटीपी बनने की बजाय उससे क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा, हीट प्रोडक्शन। तो इस तरह से क्या होता है, न्यूबॉर्न के अंदर क्या हीट का प्रोडक्शन होता है ब्राउन फैट से। नारद आ गया होगा समझ में भाई आपको? चलो कोई नहीं मुनि, आपको वापस से समझा देते हैं एक बार हम। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन किस सोर्स से या किस मेथड से न्यूबॉर्न के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है, तो वो मेथड है नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब देखिए कौन सी फैट होती है, ब्राउन फैट होती है, जिससे क्या होता है न्यूबॉर्न के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है। इसकी लोकेशन कहाँ पे पाई जाती है, नेप ऑफ नेक मीन्स गर्दन के पीछे, फ्लैंक, एक्सिलरी एंड ग्रोइन एरिया, ये तो हो गई आपकी लोकेशन। उसके बाद में जब वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू की हम बात करते हैं, तो देखिए जो वाइट एडिपोज टिश्यू है उसका सिंगल मॉलिक्यूल होता है, जबकि ब्राउन एडिपोज टिश्यू के कई मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब पर्टिकुलर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो ब्राउन जो फैट है एडिपोज टिश्यू है उसके अंदर कई ज़्यादा या कई काउंट में क्या मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं, जबकि वाइट के अंदर क्या होगा, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। नंबर दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है वाइट एंड ब्राउन फैट में, वो है इनर्वेशन, मीन्स जो नर्व सप्लाई है वो ज़्यादा होती है आपकी ब्राउन फैट के अंदर। नंबर तीन है वेस्कुलर, जब कहें ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई होती है आपकी ब्राउन फैट के अंदर ज़्यादा। अब न्यूबॉर्न बेबी जब भी क्राई करता है या मूवमेंट करता है तो उसके अंदर क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। अब ब्राउन फैट से क्या होगा, देखिए सबसे पहले फैट का होता है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद में फॉस्फोराइलेशन होता है, मीन्स कपलिंग रिएक्शन होती है। अब इस कपलिंग रिएक्शन से क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन, ये होती है कि किस तरह हमारा एटीपी बनता है। अब जब बेबी को नीड हुई किसकी, जब बेबी कोल्ड स्ट्रेस की कंडीशन में गया, हीट की नीड होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोल्ड स्ट्रेस में जाते ही बेबी में सिंपैथेटिक सर्ज होता है, मीन्स रिलीज होते हैं कैटेकोलेमाइंस। जो कैटेकोलेमाइंस है उसमें से जो इंपॉर्टेंट रोल है जिसका यहाँ पे, वो होता है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तो होता है लेकिन ये फॉलो नहीं होता बाई फॉस्फोराइलेशन, मीन्स ये कपलिंग रिएक्शन को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है कपलिंग रिएक्शन को, मीन्स अनकपलिंग होती है। तो ऑक्सीडेशन तो होता है और वो ऑक्सीडेशन क्या होता है, हीट प्रोडक्शन के लिए काम में आता है। तो इस तरह से एक न्यूबॉर्न में हीट का जनरेशन या हीट का प्रोडक्शन होता है। अब देखिए नेक्स्ट बात करें हम, ये तो पढ़ लिया हमने कि किस तरह से हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, कौन कौन सी स्टेज हैं हीट लॉस की, एंड क्या क्या टाइप हैं हीट लॉस के, या हाइपोथर्मिया की स्टेजेस क्या हैं। उसके बाद में हम बात करें कि प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया या प्रिवेंट ऑफ हाइपोथर्मिया प्रिवेंशन, तो किस तरह से न्यूबॉर्न को हम प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपोथर्मिया में जाने से। तो देखिए दो तरह से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, एक तो वो न्यूबॉर्न्स या वो एलबीडब्ल्यू बेबी जो हीमोडायनेमिकली क्या है, स्टेबल हैं, मीन्स जिनके वाइटल्स स्टेबल हैं, उनमें क्या करते हैं, उसके लिए करवाते हैं हम KMC, कंगारू मदर केयर, मीन्स बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखते हैं मदर के साथ में। अगर मदर अवेलेबल नहीं है या कोई भी कंडीशन है जिसमें कि मदर कंगारू मदर केयर नहीं करा सकती, तो उस कंडीशन में कोई भी रिलेटिव्स या कोई भी फैमिली मेम्बर क्या करवा सकता है, कंगारू मदर केयर करवा सकता है। कंगारू मदर केयर का मीन्स क्या है, इसका सीधा सीधा जो मतलब है वो होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। अब देखिए मदर नहीं करवा पा रही तो कोई और फैमिली मेम्बर करवाएगा। अब जब इसके हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, कंगारू मदर केयर का ड्यूरेशन देखिए मिनिमम ड्यूरेशन जो होता है
मिनिमम वो होता है 1 आवर। 1 आवर से कम का ड्यूरेशन या एक साइकिल जो होता है केएमसी का वो कम से कम 1 घंटे का तो रखना ही है, और मैक्सिमम हम रख सकते हैं 24 आवर तक। अब इसमें क्या करना है, इसका रीज़न क्या है कि देखिए बार बार अगर हम बेबी को स्किन से कांटेक्ट में कराएंगे, उसके बाद में फिर दूर करेंगे, बार बार लगाएंगे, तो इस कंडीशन से क्या होगा, बेबी स्ट्रेसफुल होगा। तो हमें क्या करना है, मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर तो रखना ही रखना है। अब बच्चे की पोजीशन की बात करें, देखिए पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो इसमें न्यूबॉर्न को कौन सी पोजीशन में रहता है, वर्टिकल पोजीशन बिटवीन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के बीच में बेबी, देखिए मान लीजिए जैसे ये कोई फैमिली मेंबर है, अब न्यूबॉर्न होगा वो किस पोजीशन में होगा, वर्टिकल पोजीशन में। इस तरह से मीन्स सीधा रहेगा, और न्यूबॉर्न के जो हैंड हैं वो किस तरह से रहेंगे, इस तरह से फ्लैक्स रहेंगे, और न्यूबॉर्न के जो पैर हैं वो भी कैसे रहेंगे, फ्लैक्स रहेंगे। पैर भी मुड़े हुए होंगे और हाथ भी क्या रहेंगे, मुड़े हुए होंगे, मीन्स फ्रॉग लाइक पोजीशन। किस तरह से, फ्रॉग लाइक पोजीशन एंड वर्टिकल। और जो हेड है न्यूबॉर्न का वो रहेगा टर्न टू वन साइड, हेड टर्न टू वन साइड। अब देखिए क्या क्या रोल हैं केएमसी के, या क्या क्या बेनिफिट्स हैं केएमसी के। तो बेनिफिट्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला बेनिफिट्स होता है टेम्परेचर मेंटेन रहता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। उसके बाद में जो दूसरा रीज़न है जो केएमसी कराने का वो क्या है, इमोशनल बॉन्ड। इमोशनल बॉन्ड मदर एंड चाइल्ड के अंदर क्या रहेगा, इमोशनल बॉन्ड बढ़ेगा, और इमोशनल बॉन्ड बढ़ने से क्या होगा, ऑक्सीटॉक्सिन का जो ऑक्सीटॉक्सिन का रिलीज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन इंक्रीज होगा, और ऑक्सीटॉक्सिन इंक्रीज होने से क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, अगर ऑक्सीटॉक्सिन अगर माता के अंदर ज़्यादा बन रहा है। और वो किस वजह से, इमोशनल बॉन्ड अच्छा होने से। अगर मदर हैप्पी रहेगी तो इमोशन से भी क्या रहता है, इफेक्ट, इमोशन का इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन पर। एंड अर्ली डिस्चार्ज ऑफ न्यूबॉर्न, इस वजह से क्या होगा, देखिए अर्ली डिस्चार्ज, न्यूबॉर्न मदर के पास रहेगा, देखिए चांस ऑफ इन्फेक्शन कम होंगे, इमोशनल बॉन्ड अच्छी होगी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएगी मदर आसानी से, ब्रेस्ट फीडिंग। तो इस तरह से क्या है, कुछ बेनिफिट्स हैं केएमसी के। तो लेकिन हम किसको देंगे, ये देंगे उन न्यूबॉर्न्स के लिए जो हीमोडायनेमिकली स्टेबल हैं। उसके बाद में जो दूसरे हमारे आते हैं हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल बेबी। हीमोडायनेमिकल जो अनस्टेबल हैं बेबी, उनके अंदर क्या किया जाएगा, उनको रखा जाएगा एनआईसीयू में या रखा जाएगा उनको एसएनसीयू में, मीन्स न्यूबॉर्न केयर यूनिट के अंदर उनका क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। अब रेडिएंट वार्मर की बात करते हैं। सबसे पहले हम एनआईसीयू के अंदर बेबी को कहाँ पे रखा जाएगा, रेडिएंट वार्मर के अंदर। देखिए रेडिएंट वार्मर, ये जो इमेज देख रहे हो आप वो है रेडिएंट वार्मर की, ये वाली इमेज। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो जिससे, इसलिए आप अच्छे से इमेज को देख लें किस तरह से रेडिएंट वार्मर होता है। देखिए ये वॉल है, साइड रेल या साइड वॉल होती हैं, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, ये ओपन रहता है रेडिएंट वार्मर के अंदर। एंड यहाँ से क्या होगा, हीट का जनरेशन होगा एंड हीट रेडिएट करेगी न्यूबॉर्न की तरफ, हीट रेडिएट टू न्यूबॉर्न। तो हम मेथड की बात करें रेडिएंट वार्मर में, किस मेथड से हीट का जनरेशन या हीट का प्रोडक्शन होता है, तो वो है रेडिएशन। देखिए टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंज, तो रेडिएंट वार्मर में जो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंज है वो क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंज इन रेडिएंट वार्मर। नंबर दूसरा जो पॉइंट है हमारा, टाइप्स ऑफ हीट लॉस। अब देखिए जो वॉल है, वॉल वो तो क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, तो रेडिएशन हीट लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि रेडिएशन से वो हीट प्रोडक्ट कर रहा है। कन्वेक्शन हो सकता है क्या, देखिए ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, ओपन है, तो एयर करंट
फ्लो कर सकता है तो क्या हो सकता है, कन्वेक्शन मेथड से हीट का लॉस हो सकता है। कन्वेक्शन मेथड, इससे क्या होगा, टाइप्स ऑफ हीट लॉस इन रेडिएंट वार्मर, टाइप्स ऑफ हीट लॉस इन रेडिएंट वार्मर। 2 पॉइंट हैं हमारे इंपॉर्टेंट रेडिएंट वार्मर के बारे में। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि टाइप ऑफ हीट एक्सचेंज या हीट प्रोडक्शन, तो रेडिएशन होता है। एंड टाइप्स ऑफ हीट लॉस, किस मेथड से हीट लॉस हो सकती है रेडिएंट वार्मर के अंदर, तो वो होता है हमारा कन्वेक्शन मेथड, या कह सकते हैं बाय एयर करंट। नंबर 2 जो हमारा आता है, जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा जिसमें हम न्यूबॉर्न की केयर कर सकते हैं, जो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, वो होता है हमारे इंक्यूबेटर्स। तो जो इमेज ये अभी आप देख पा रहे हो वो है इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर क्या होते हैं, क्लोज चैम्बर्स होते हैं इंक्यूबेटर। देखिए ये जो चैम्बर है पूरा क्या है, क्लोज है। तो इसके अंदर जो हीट का प्रोडक्शन है या हीट एक्सचेंज का टाइप है हीट एक्सचेंज, वो होता है हमारा कन्वेक्शन मेथड से, बाय कन्वेक्शन मेथड। एंड दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि हीट जो लॉस हो सकती है इस बेबी के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर, जो इंक्यूबेटर के अंदर है, तो वो क्या है हमारा रेडिएशन। क्योंकि जो देखिए सराउंडिंग वॉल्स हैं, उन वॉल्स की तरफ क्या होगी, न्यूबॉर्न की बॉडी से हीट का लॉस होगा बाय रेडिएशन। तो हीट लॉस मेथड कौन सा है, वो हो सकता है हमारा रेडिएशन। तो इंक्यूबेटर एंड रेडिएंट वार्मर से हमने क्या 4 पॉइंट देखे हैं, इनके इमेज देखे हैं। जो रेडिएंट वार्मर है उससे टाइप ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है, रेडिएशन, एंड टाइप ऑफ हीट लॉस कन्वेक्शन। वहीं बात करें इंक्यूबेटर की, तो इंक्यूबेटर के अंदर जो हीट एक्सचेंज का मेथड है वो है कन्वेक्शन। क्या है, कन्वेक्शन। एंड हीट लॉस वो मेथड होता है रेडिएशन। तो ये है हमारा मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया, किस तरह से हम हाइपोथर्मिया प्रिवेंट कर सकते हैं एक एलबीडब्ल्यू बेबी के अंदर। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सोनू अच्छे से देख भाई, रूपलता को तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है मुझे कि रूपलता अच्छे से समझ रही है, और शायद वो लिख भी रही है, मुझे फीलिंग आ रही है कि वो लिख भी रही है सारी चीज़ें, क्योंकि उसे पता है कि कौन सी चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है। जो अब तक के सारे पॉइंट बताए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताए गए हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा न्यूट्रिशन ऑफ एलबीडब्ल्यू बेबी। दूसरा कलर ले लेते हैं बेटा एक बार हम। चलिए, न्यूट्रिशन ऑफ एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट बेबी में न्यूट्रिशन किस तरह से दिया जाता है। अब देखिए लो बर्थ वेट बेबी में जो मेन रीज़न है इसका क्या है, अभी हमने पढ़ा था, प्री टर्म बेबी मीन्स जिनकी गेस्टेशनल एज 37 वीक्स से कम है और वो पैदा हो गए, वो क्या होते हैं, प्री टर्म बेबी होते हैं। अगर न्यूबॉर्न जो एलबीडब्ल्यू बेबी है उसकी गेस्टेशनल एज लेस देन 28 वीक है, तो इन बेबी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, मीन्स IV लाइन के थ्रू ही न्यूट्रिशन दिया जाता है। ओरली इनको नहीं दिया जाता है, NPO ही रखा जाता है। तो TPN मीन्स IV फ्लूइड दिए जाते हैं, IV फ्लूइड्स। अब IV फ्लूइड्स कौन से दिए जाते हैं, तो वो होते हैं जो फर्स्ट 24 आवर में कौन सा देंगे हम, D10%, एंड उसके बाद में देंगे आफ्टर 24 आवर्स हम देंगे न्यूबॉर्न को आइसो-P या आइसोलाइट-P। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ फ्लूइड। उसके बाद में अगर हम इनकी स्पीड देखें, रेट देखें कि कितना दिया जाता है, रेट देखिए हम स्टार्ट करते हैं 60 to 80 ml पर kg पर डे या पर 24 आवर्स के लिए। अगर मान लीजिए 1 kg का LBW है तो उस 1 kg के लिए कितना देंगे, 80 ml तक दे सकते हैं। कितने घंटों में, 24 घंटे के अंदर। एग्जाम्पल लिख लीजिए जिससे आप समझ सको। एग्जाम्पल 1 kg न्यूबॉर्न है तो 1 kg के लिए कितना हो जाएगा,
60 से 80, मैक्सिमम कितना मान सकते हैं 80 ml इन 24 आवर्स या इन ए डे। इसको डिवाइड करके हम क्या करेंगे, रेट निकाल लेंगे कि कितना ml पर आवर के हिसाब से हमें न्यूबॉर्न को IV फ्लूइड चलाना है। एंड इसके बाद में क्या करेंगे, 10 to 20 ml पर डे के हिसाब से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज 10 to 20 ml, मोस्टली 10 ml के हिसाब से ही क्या करते हैं हम इंक्रीज करते हैं पर डे में। जैसे 80 ml से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट क्या करेंगे 90 ml पर kg के हिसाब से देंगे। उसके बाद में अगले दिन क्या करेंगे 100 ml पर kg के हिसाब से देंगे। इस तरह से क्या करते हैं पर डे 10 to 20 ml पर kg पर डे के हिसाब से क्या करेंगे हम इंक्रीज करेंगे। उसके बाद में मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, वैसा तो है नहीं कि आप 80 से स्टार्ट कर रहे हो और डेली का 10 से 20 डेली का ही बढ़ाए जा रहे हो, कोई लिमिट तो होगी ना इस चीज़ की। तो लिमिट होती है कितना, टिल 150 ml पर kg पर डे। तो इम्पोर्टेंट क्या है हमारा, स्टार्ट कितने से करते हैं हम 60 से 80 ml पर kg इन 24 आवर्स, और कहाँ तक जाते हैं 150 ml पर kg पर 24 आवर्स या पर डे। तो ये है हमारा लेस देन 28 वीक्स वाले बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न के लिए IV फ्लूइड किस तरह से हम देते हैं। और देख भाई जसवंत, उसके बाद में आते हैं हमारे न्यूबॉर्न्स हैं जो 28 से 32 वीक वाले। तो जसवंत सिंह 28 से 32 वीक वालों में हम क्या करते हैं, देखिए इन न्यूबॉर्न के अंदर क्या होता है आपका सकिंग, swallowing एंड रेस्पायरेशन। जो ये साइकिल होता है वो क्या है, एस्टैब्लिश्ड नहीं हो पाता है पूरी तरह से। सकिंग, स्वैलोइंग एंड रेस्पायरेशन, इसे बोलते हैं हम सकिंग ब्रस्ट। सकलिंग ब्रस्ट बोला जाता है। ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है, तो बच्चा देखो सक नहीं कर पाएगा, स्वैलो नहीं कर पाएगा, एंड उसके साथ में क्या रेस्पायरेशन, ये प्रॉपर साइकिल जो होता है प्रॉपरली नहीं चल पाता। और इसका जो ड्यूरेशन होता है पता है कितना होता है, वो होता है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर बेबी सक कर लेता है एंड स्वैलो कर लेता है और अपनी जो रेस्पायरेशन है वो पूरा कर लेता है। तो जो ये साइकिल है वो पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है। तो इन न्यूबॉर्न के अंदर अपन क्या करेंगे, बाई एनजी ट्यूब या ओजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से क्या देते हैं, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क EBM, मीन्स मदर का मिल्क मदर से निकलवा कर लेंगे। आपको नहीं निकालना भाई, मदर से निकलवा के और लेंगे और बेबी को क्या देंगे, एनजी ट्यूब या ओजी ट्यूब से फीड कराएंगे। ये होता है हमारा 28 से 32 वीक के लिए। भाई ऐसा मत करना कि सर ने बोला था एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क देना है, लाओ दूध निकाल लेते हैं, नहीं, पिटने के काम नहीं करने। बस आपको क्या करना है, फीड देना है, एनजी ट्यूब से फीड प्रोवाइड कराएगी मदर। उसके बाद में आते हैं हमारे 32 वीक से लेकर 34 वीक वाले बच्चे। तो देखिए जो 32 से 34 वीक वाले बच्चे हैं, इनमें जो सकिंग ब्रेस्ट है या कहें सकिंग, स्वैलोइंग और जो रेस्पायरेशन साइकिल है वो अच्छी तरह से क्या हो जाता है, एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। अब ये एस्टैब्लिश्ड हो गया तो अपन क्या कर सकते हैं, इनको फीड दे सकते हैं बाय डायरेक्ट माउथ। लेकिन क्या है, ये सक अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, इन न्यूबॉर्न के अंदर हम फीड देंगे पहले 2.5 स्पून या देंगे हम कटोरी स्पून फीडिंग, मीन्स एक्सप्रेस बेस्ड मिल्क EBM लेंगे और EBM को बाई पहले 2.5 स्पून या बाई KSF कटोरी स्पून फीड कराएंगे न्यूबॉर्न के लिए। उसके बाद में मोर देन 34 वीक्स, जो 34 वीक से ज़्यादा बच्चे हैं वो सक अच्छे से कर पाते हैं, उनमें सकिंग ब्रेस्ट फुल्ली एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। फुल्ली एस्टैब्लिश्ड होगा तो सकिंग कर पाएंगे, स्वेल करेंगे और अपना रेस्पायरेशन साइकिल है उसको पूरा करेंगे। तो इन न्यूबॉर्न के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ फीडिंग टू अ न्यूबॉर्न हु इज LBW। तो
4 कंडीशन हमने क्या क्या देखी, लेस देन 28 वीक, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, IV फ्लूइड D10% देंगे पहले 24 घंटे में, 24 घंटे के बाद देंगे अपन आइसोलाइट P। स्टार्ट करेंगे 60 से 80 ml पर kg इन ए डे एंड कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम 150 ml पर kg इन ए डे। उसके बाद में आते हैं हमारे 28 से 32 वीक वाले बच्चे। 28 से 32 वीक वाले बच्चे में अपन क्या करते हैं, NG ट्यूब या OG ट्यूब, उसके थ्रू क्या कराएंगे, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को फीड कराएंगे बेबी के लिए। उसके बाद में 32 से लेकर 34 वीक वाले बच्चे, उनमें कराएंगे अपन पैलेडाई स्पून या कटोरी स्पून फीड। मोर देन 34 वीक वाले बच्चों में अपन क्या करा सकते हैं, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। अब न्यूट्रिशन की बात करें कि न्यूट्रिशन क्या क्या देना होता है न्यूबॉर्न में, न्यूबॉर्न बेबी के लिए। देखिए न्यूट्रिशन में, सप्लीमेंट्स में फॉर ऑल बेबी, जो लो बर्थ वेट वाले बेबी हैं उनमें सभी बेबी के लिए अपन देते हैं विटामिन D3। क्या देंगे, विटामिन D3 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से। सप्लीमेंट फॉर ऑल बेबी, ये क्या चलता है, विटामिन D3, और इसकी डोज कितनी होती है, 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। हरिओम लिखते जाना भाई। विटामिन डी की डोज कितनी होती है, 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के हिसाब से। उसके बाद में आते हैं हमारे 1.5 kg से लेकर 2.5 kg वाले बच्चे, मीन्स LBW बेबी के बारे में अगर बात करें, न्यूट्रिशन कितना देते हैं। अभी बात की हमने फॉर ऑल बेबी, सभी बेबी के लिए LBW वो है चाहे नहीं है, सब में विटामिन डी दे सकते हैं। कितना देंगे, 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। LBW बेबी में कैटेगरी 1 आती है हमारी 1.5 kg से लेकर 2.5 kg बच्चे, तो इनमें अपन क्या देंगे, विटामिन D3 प्लस देंगे आयरन। क्योंकि देखिए जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होता है उसमें 3 से 4 मंथ के लिए आयरन का स्टोरेज भरपूर होता है। लीवर में जो आयरन का स्टोरेज है फर्स्ट 3 से 4 मंथ के लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन अगर LBW बेबी है तो आयरन का जो स्टोरेज है वो क्या रहेगा, लो रहेगा। उस वजह से क्या करेंगे अपन, इसमें विटामिन D3 के साथ में आयरन भी देंगे। आयरन कितना देते हैं, 2 mg पर kg पर डे। और ये स्टार्ट कब से करते हैं, 1 महीने 1.5 महीने के बाद में, मीन्स फ्रॉम 6 to 8 वीक्स आफ्टर बर्थ। कब तक देते हैं, ये देते हैं हम फॉर 1 ईयर। तो देखिए सबसे पहले विटामिन D3 फॉर ऑल बेबी 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। 1.5 kg से 2.5 kg का बच्चा है तो उसमें विटामिन D3 के साथ में क्या दिया जाता है, आयरन। आयरन कितना देंगे, 2 mg पर kg पर डे। कब से, सीधा कह सकते हैं 1 महीने के बाद से लेकर और 1 साल तक, 6 to 8 वीक से लेकर 1.5-2 महीने से लेकर और आफ्टर बर्थ से लेकर 1 साल तक के बच्चों के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी सप्लीमेंट के लिए, लेस देन 1.5 kg। अब देखिए लेस देन 1.5 kg जो बच्चे हैं इनके लिए दिया जाता है आयरन प्लस HMF। इसके सैचेट आते हैं, HMF होता है आपका ह्यूमन फोर्टिफायर मिल्क, या बोल सकते हैं ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर। इसमें क्या होता है, इसके अंदर आयरन को छोड़कर और सारे जो भी माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, जो भी मिनरल्स हैं, ये इस HMF सैचेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसको छोड़कर, सिर्फ आयरन को छोड़कर। HMF सैचेट के अंदर क्या नहीं मिलता है, आयरन नहीं पाया जाता। तो उसके बाद में क्या करेंगे, आयरन प्लस HMF सैचेट लेस देन 1.5 kg वाले बच्चों के लिए। ये कब तक देते हैं, जब तक बच्चा 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज पूरा नहीं कर लेता। गेस्टेशनल एज, मान लीजिए कोई 34 वीक पर न्यूबॉर्न पैदा हुआ तो उसे कितने वीक के लिए HMF सैचेट चलेगा, तो वो चलेगा 6 वीक के लिए।
6 वीक्स के लिए। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे HMF सैचेट को, और उसके बाद में अपन चलाएंगे क्या, आयरन प्लस विटामिन D3, वही कितने टाइम के लिए, फॉर 1 ईयर। तो समझ में आ गया होगा आपके न्यूट्रिशन। एक बार और देख लीजिए सप्लीमेंट्स क्या क्या देते हैं। फॉर ऑल बेबी क्या देंगे अपन, विटामिन D3 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। उसके बाद में 1.5 से 2.5 kg के बच्चों के लिए विटामिन D3 प्लस आयरन स्टार्ट करते हैं। आयरन कितना देते हैं, 2 mg पर kg पर डे। एंड कब से कब तक देते हैं, 1.5-2 महीने से लेकर और 1 साल तक की एज में ये क्या दिया जाता है, आयरन दिया जाता है। उसके बाद में आते हैं हमारे लेस देन 1.5 kg वाले बच्चे, इनमें आयरन प्लस HMF सैचेट चलाया जाता है। HMF सैचेट होता है आपका ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर। कब तक चलाया जाता है, 40 वीक्स की गेस्टेशनल एज पूरा करने तक। ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर के अंदर क्या क्या मिलता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, किसको छोड़कर, सिर्फ आयरन को छोड़कर, एक्सेप्ट आयरन। याद कर लेना इस चीज़ को आपको, HMF सैचेट के अंदर कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, तो वो होता है आपका आयरन। तो 40 वीक तक हम तो क्या देंगे, HMF सैचेट देंगे। उसके बाद में हम वही स्टार्ट कर देंगे अपना विटामिन D3 आयरन के साथ में, और ये देंगे अपन 1 साल की उम्र पूरा करने तक। ये है आपका न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमने हाइपोथर्मिया देखा, उसके प्रिवेंशन देखा हाइपोथर्मिया का, मेथड्स देखे किस तरह से हीट लॉस हो सकती है, एंड हीट प्रोडक्शन किस तरह से होता है एक न्यूबॉर्न के अंदर। उसके बाद में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा LBWBB के अंदर कि किस तरह से न्यूट्रिशन दिया जाता है, क्या मेथड्स हैं और क्या क्या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। अब आते हैं उसके बाद हम प्रॉब्लम फेस बाय प्रीमेच्योर और LBWBB। LBWBB के अंदर जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या आती हैं। तो सबसे पहले हम प्रीमेच्योरिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देख लेते हैं। प्रॉब्लम ड्यू टू प्रीमेच्योरिटी, देखिए तो प्रीमेच्योरिटी की वजह से क्या क्या हो सकता है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, IVH, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। इसके चांस होते हैं अगर न्यूबॉर्न की एज 30 वीक्स गेस्टेशनल एज है, गेस्टेशनल एज लेस देन कितनी है, 34 वीक है, तो उसमें क्या रहेंगे, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होने के चांस रहेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए जर्मिनल मैट्रिक्स ये क्या होती है, ग्रुप ऑफ फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स, मीन्स ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या हो सकती हैं, आसानी से टूटने फूटने वाली ब्लड वेसल्स, फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स होती हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, जर्मिनल मैट्रिक्स बोला जाता है। ये मैट्रिक्स कहाँ होती है, अराउंड वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के चारों तरफ मिलती है। तो इस जर्मिनल मैट्रिक्स से क्योंकि फ्रेजाइल होता है तो इससे चांस रहते हैं रप्चर होने के, एंड रप्चर होकर क्या हो सकता है इनके अंदर, हेमोरेज। तो क्या हो सकता है, प्रीमेच्योर बेबी के अंदर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है। इसके बाद में चांस ऑफ एपनिया, या कह सकते हैं एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी। अब इसका एपनिया का मीन्स क्या है, एब्सेंट ब्रीथिंग। देखिए न्यूबॉर्न के अंदर जो एपनिया बोला जाता है वो बोला जाता है मोर देन 20 सेकेंड्स। अगर न्यूबॉर्न में ब्रीथिंग सीज हो रही है मोर देन 20 सेकेंड्स के लिए, तो वो कंडीशन क्या होती है, एपनिया होती है। इसको बोलते हैं एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, किसी भी ड्यूरेशन के लिए ब्रेथ स्टॉप हो रही है एंड उसके साथ में क्या हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया या साइनोस हो रहा है बेबी, साइनोसिस प्लस एनी ड्यूरेशन के लिए
स्टॉप ब्रीथ, न्यूबॉर्न ब्रीथ को स्टॉप कर रहा है, उसके साथ साथ ही ब्रेडिकार्डिया हो रहा है उसमें, या उसमें साइनोसिस हो रहा है, वो चाहे 10 सेकंड के लिए हो चाहे 15 सेकंड के लिए हो, तो वो कंडीशन क्या होगी, एपनिया की होगी। या ड्यूरेशन की बात करें तो मोर देन 20 सेकंड की अगर सीजेशन ऑफ ब्रीथ हो रहा है, ब्रीथ स्टॉप कर रहा है न्यूबॉर्न, तो वो होता है आपका एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो इंजेक्शन यूज में लिया जाता है, ट्रीटमेंट वो होता है कैफीन सिट्रेट, कैफीन सिट्रेट का इंजेक्शन। उसके बाद में बात करें हम दूसरी अगली क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हो सकती है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योरिटी की वजह से क्या हो सकता है, रेटिनोपैथी हो सकती है। अब रेटिनोपैथी किस तरह से होती है इनमें, देखिए न्यूबॉर्न अगर जो LBW है, प्रीमेच्योर है, उसमें क्या होती है, जनरली ऑक्सीजन O2 सप्लीमेंट की नीड होती है। अगर O2 सप्लीमेंट हम न्यूबॉर्न को दे रहे हैं और ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी अगर हो जाती है, अगर हम एक्सेसिव O2 सप्लीमेंट देते हैं, ऑक्सीजन न्यूबॉर्न के लिए देते हैं, तो उससे किसके चांस होते हैं, रेटिनोपैथी, इवन ब्लाइंडनेस तक के चांस होते हैं, ब्लाइंडनेस। तो एक्सेसिव ऑक्सीजन देने से हमें क्या होना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए न्यूबॉर्न को। एक्सेसिव ऑक्सीजन सप्लीमेंट नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही कि आप दिए जा रहे हो, न्यूबॉर्न को नीड भी नहीं है फिर भी आप उसको क्या है ऑक्सीजन दिए जा रहे हो, एक्सेसिव लेवल पर अगर ऑक्सीजन दोगे तो क्या हो सकता है, रेटिनोपैथी के इवन ब्लाइंडनेस तक हो सकती है न्यूबॉर्न के अंदर। ये क्यों होती है, इमैच्योरिटी ऑफ रेटिना, ड्यू टू इमैच्योरिटी ऑफ रेटिना, क्योंकि प्रीटर्म बेबी में क्या रहेगा, रेटिना इमैच्योर हुआ तो उससे रेटिनोपैथी हो सकती है। ये है कुछ प्रॉब्लम्स जो एक नॉर्मल बेबी से हटकर अगर प्रीमेच्योर बेबी है तो उसमें आपको देखने के लिए आसानी से मिल सकती हैं। तो आज का सेशन इतना ही है हमारा। तो कन्हैया लाल चीज़ों को अच्छे से लिख लिया होगा। अगर कुछ नया सीखने को आपको मिला है, सेशन अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें मीन्स चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही फिर हम एक और धमाकेदार सेशन, एक अच्छा सेशन, ऐसे ही कुछ नई चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।